आई थिंक वी आर लाइव नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक माई करियर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ GD पांडे। आई टीच मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑन मेक माई करियर। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए जितने भी लोग आ गए हैं, सब लोग शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लोग आ गए हैं, बाकी सब लोग शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और फेसबुक वगैरह पे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग आज रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, जिसको आप लोग RAC के नाम से जानते हैं, आज हम लोग RAC के बारे में पढ़ेंगे। RAC के बारे में पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम RAC को हमें पढ़ना चाहिए, कैसे हमें RAC को समझना चाहिए, RAC में जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में क्या अंतर होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, जो आप AC खरीदते हैं 1 टन की 1.5 टन की, उस 1 टन 1.5 टन की AC का क्या मतलब है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे आज कि काफ़ी सारे लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोग सब लोग शेयर कर दो बेटा। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। यहाँ से हम क्वेश्चन भी लगाएंगे आज की क्लास में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं वो अपने आप में यूनिक है। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। आप फील करेंगे कि वास्तव में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग है क्या, ठीक है। तो हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार आप सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि क्लास फिर अपने फॉर्मेट में उस तरह से शुरू हो पाए जिस तरह से पढ़ने की आपको आदत है, ठीक है। अभी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज कोई बाउंडेशन भी नहीं है, आज हम लोग 8 बजे के बाद भी पढ़ते रहेंगे। आज प्रोडक्शन की क्लास पंकज जी नहीं है ना? आज आप लोग की प्रोडक्शन की क्लास नहीं है। सर किसी कारण से आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं कंटिन्यू करूंगा तब तक जब तक कि आपको बहुत सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कंप्लीट ना हो जाएं। बीच में छोड़ने का आज कोई टेंशन नहीं है हम लोग को। तो काफ़ी जनता तो आ गई है। गुड इवनिंग समीक्षा, गुड इवनिंग प्रशांत, गुड इवनिंग सुनील, सत्येंद्र, राघवेंद्र, प्रभात, सत्येंद्र शर्मा, सिद्धार्थ, डेविड यादव, मणिप्रकाश, PS। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। MK पंडित गुड इवनिंग। सुमन गुड इवनिंग। काफ़ी लोग आ गए हैं। अब हम लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 2 आवर्स की क्लास होनी चाहिए, निपेंद्र सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल बेटा, हमारा भी प्लान यही है कि हम लोग 2 आवर्स की क्लास करें। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ऐड हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, तो हम आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। बहुत जल्दी हम मान के चलिए मंडे से इसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। हम 2 घंटे आपको यूट्यूब पे लाइव पढ़ाएंगे, कम से कम 2 घंटे, बल्कि मेरी कोशिश रहेगी कि उससे ज़्यादा भी आपको कराया जाए, ठीक है। अनिकेत कनौजिया गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। तो आज की जो क्लास है बेटा, इसमें क्वेश्चन तो है ही हैं, इसमें थ्योरेटिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आज की क्लास को जो पढ़ने का हमारा ढंग होगा वो हम लोग कुछ अलग तरह से करने जा रहे हैं। अलग तरह से क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अलग तरह से हम ये करने जा रहे हैं कि आज आप एक काम करेंगे कि अब आपको कमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। आप कमेंट करेंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे आपके कमेंट से। हम कमेंट देखने लगते हैं ना, बच्चे संवाद करना चाह रहे हैं तो बच्चे का हम देखने थे क्या कहना चाह रहे हैं बालक। आज की क्लास जब अब शुरू हो जाएगी, जब तो एक अलग लेवल पे जाने वाली है। हम लोग कुछ बहुत सारी बातें करने वाले हैं,
आपका बस इतना रोल है, ध्यान से सुनिए जितने भी लोग हैं, जब आपको कोई ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिखाई पड़े, जब आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूं मैं जो आपको समझ में आ जाए, आपको मजा आ जाए, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाए कि हम भी जेईई एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको आनंद आ जाए और आपको समझ में आ जाए, आपको लगे कि इसको तो हम किसी को पढ़ा सकते हैं, तो आपको थम्स अप का बटन करना है। ठीक है, थम्स अप का बटन, क्या आप में एक सिंबल होता होगा थम्स अप का, आपको केवल थम्स अप करना है। आपका जो थम्स अप की जो बाढ़ आएगी मेरे तक, हम उसी से समझ जाएंगे कि आपको मजा आ रहा है और हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप जो हमारे नीचे एक पट्टी चल रही होगी, उस पट्टी में आप अपना डाउट भेज देंगे या हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करेंगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं डाउट अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थम्स अप कर दीजिए एक बार, तो हम लोग क्लास की शुरुआत भी करी जाए। आपका थम्स अप करना हमें बताएगा कि आपको क्लास पढ़ने में मजा आ रही है। केवल थम्स अप करना है। जब मैं कमेंट सेक्शन में कुछ पूछूंगा तब कमेंट करना है, जब मैं कमेंट सेक्शन में नहीं पूछूंगा तब आपको कमेंट नहीं करना है, केवल आपको थम्स अप करना है। आपके थम्स अप हमें बताएंगे कि हाँ चीजें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट द क्लास। आइए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आपने इसको RAC नाम से सुना होगा ना, सबने पहले RAC नाम से सुना होगा। ये दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, एक है रेफ्रिजरेशन और दूसरा शब्द है एयर कंडीशनिंग। तो अगर हम लोग देखें तो इस सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हिस्सा है हम लोग एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो दूसरा हिस्सा है उसमें एयर कंडीशनिंग और साइक्रोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट आते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो इस सब्जेक्ट के पहले हिस्से पे है, जिसका नाम है रेफ्रिजरेशन। क्या है रेफ्रिजरेशन, हम ये जानना चाहते हैं। तो अभी जो हम आपको क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, अभी हम एयर कंडीशनिंग पे कोई बात नहीं करने जा रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक एयर कंडीशनिंग है ही नहीं। और आप हमसे रेफ्रिजरेशन पढ़ के अगर आप बताएंगे कि आपको अच्छा लग रहा है और आप एयर कंडीशनिंग भी हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर मैं एयर कंडीशनिंग पे लाइव क्लास भी लूंगा और आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो किस पे है बच्चों, वो है रेफ्रिजरेशन पे। हमारी कौन क्लास है, किस पे है, रेफ्रिजरेशन पे। तो आइए हम लोग पूरा फोकस कहां लगाएंगे अब, रेफ्रिजरेशन पे। और देखिए हमने यहां पर हेडिंग भी बना दी है कि हमारा रेफ्रिजरेशन ही हमारा टॉपिक है। ओके, एक स्टूडेंट ने हमसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक से स्क्रैच लेवल से शुरू करूंगा और उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां से गेट का, ESE का, जेई का, DRDO, इसरो, PSUs कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए, एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर मैं रेफ्रिजरेशन को समझना चाहता हूं, सर मुझे समझा दीजिए रेफ्रिजरेशन क्या चीज है। और सर कुछ बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा, बड़ी बड़ी डेफिनेशन मत दीजिए सर, बहुत ही सिंपल वे में मुझे लेमैन की भाषा में मुझे सिंपल से सिंपल तरीके में समझा दीजिए कि रेफ्रिजरेशन क्या है। तो मैं सबसे पहले जो शुरू करने जा रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से हम रेफ्रिजरेशन किसे कह सकते हैं, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। और सिंपल तरीके से जब समझ में आ जाएगा तब मैं इसके प्रॉपर डेफिनेशन, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट और टेक्निकल टर्म्स पर आऊंगा। अक्सर बेटा अगर बहुत ही सिंपल वे में, अगर सबसे सिंपलेस्ट वे से मेरा तात्पर्य यह है कि अभी मैं इसको टेक्निकली डिफाइन नहीं कर रहा, अभी मैं टेक्निकली साइंटिफिकली डिफाइन नहीं कर रहा, मैं बस आपको समझाना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेशन है क्या, आपके दिमाग में कैसे घर कर जाएगा ये कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम इसके टेक्निकल डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा भाई, अगर हम सबसे सिंपल तरीके से डिफाइन करें रेफ्रिजरेशन को, देखो बेटा दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है कूलिंग, ध्यान समझना, एक प्रोसेस होता है कूलिंग और दूसरा प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन को आप एक प्रोसेस कह सकते हैं या आप एक टेक्निक कह सकते हैं। किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ये बात अगर आपको समझ में आए तो आप थम्स अप करिएगा। मैंने कहा ना, जहां आपको लगे कि हाँ यहां तो मजा आ गया, वहां आप थम्स अप करके बताएंगे। कमेंट नहीं करना है, कोई कमेंट नहीं करना है, चुपचाप बैठ के पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ क्लास पढ़नी है, जैसे आप ऑफलाइन में हमसे पढ़ते थे।
कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में हमें सबसे पहले अंतर समझना है। देखिए जो कूलिंग होती है बेटा, जो कूलिंग होती है ना, वो हो सकती है अप टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। कूलिंग की पहचान क्या है? कूलिंग में जो टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंच सकता है? एटमॉस्फेरिक तक। लेकिन रेफ्रिजरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो टेम्परेचर हमारा है वो कहां तक हो सकता है? बिलो एटमॉस्फेरिक। ये दो शब्दों से आपको डिफाइन करना है। कूलिंग में जो हमारा टेम्परेचर है वो कहां जाएगा? अप टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। लेकिन रेफ्रिजरेशन में हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारे सराउंडिंग से, हमारे एटमॉस्फेयर से बिलो भी जा सकता है। आपने कहा सर थोड़ी सी बात और समझाइए, नहीं समझ में आई। आइए फिर से आते हैं, समझाते हैं आपको। जैसे बेटा अगर मान लीजिए ये कप रखा हुआ है, मैं शुरुआत बहुत बेसिक से कर रहा हूं लेकिन यही छोड़ूंगा नहीं, ले जाऊंगा भी एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर। ये कप रखा है और कप में हॉट टी रखी हुई है। कैसी टी है बेटा? हॉट, गर्मा गर्म टी है। बताइए इसका टेम्परेचर कितना है? मान लीजिए इसका टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या हॉट टी का टेम्परेचर, क्या गर्मा गर्म चाय का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है? मुझे नहीं पता है, मैंने चाय बना के कभी तापमान नापा नहीं है, मैंने ऐसे ही मान लिया। अब मुझे बताओ ये चाय रखी रहेगी तो धीरे धीरे ठंडी होगी ना? बोलो यार, ठंडी होते होते ये कहां जाएगी? क्या इसका तापमान ठंडा होते होते वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के नीचे पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। ये कितना भी ठंडा होगा, ये ठंडा होते होते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को जो अचीव करेगा वो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही होगा। और इस तरह का जो प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट्स वो कहलाता है कूलिंग। क्या कहलाता है? कूलिंग। कूलिंग में देखिए कूलिंग में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, लेकिन कहां तक डाउन हो सकता है? अप टू एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक से नीचे नहीं जा सकता है। अगर कूलिंग समझ में आ गया हो थम्स अप करके बताइए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, ये कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये आपको समझाने का तरीका है। ठीक है ना? ये आपको समझाने का तरीका है कि आप महसूस कैसे करेंगे। टेक्निकल और साइंटिफिक डेफिनेशन भी मैं पूरी पढ़ाऊंगा, पहले आप इसको समझिए कि ये कूलिंग प्रोसेस है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। आप थम्स अप करके बताइए। कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, साक्षी श्रीवास्तव, प्रशांत कुमार, वेलकम साक्षी, वेलकम प्रशांत। ओके ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लेट है 5 मिनट। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा जो भी बच्चे हमारी लाइव क्लासेस लेने आते हैं, मैं 7 बजे लाइव होता हूं, 7 बजे 7 PM इसी YouTube चैनल पर, मेक माई करियर के YouTube चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। मैं 7 बजे आपको लाइव मिलूंगा, ठीक है? आप लोग ठीक शार्प 7 PM पे आ जाइए ताकि हम लोग इसको समझ पाए। मैंने आपको समझा दिया कि कूलिंग क्या है। कूलिंग में चाय ठंडी हो रही है, चाय का ठंडा होना, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर पाए। चाय का ठंडा होना क्या है? कूलिंग है। ये रेफ्रिजरेशन नहीं है। ये रेफ्रिजरेशन क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि चाय कितनी भी ठंडी हो जाए वायुमंडलीय तापमान से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती है। ऐसा हम जीरोथला में पढ़ चुके हैं भाई, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ा जाएगा जीरोथला किसी दिन। जीरोथला पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ठंडियों में जब आप स्टील का जो लगा रहता है हैंडल आपके दरवाजे का, आप उसको पकड़ते हैं तो ठंडा लगता है, आप मार्कर पकड़ते हैं तो उतना ठंडा नहीं लगता है। क्या स्टील के दरवाजे का जो स्टील का हैंडल है और मार्कर क्या अलग अलग तापमान पे है? नहीं, सेम तापमान पे है। फिर वो ज्यादा ठंडा क्यों लगता है? फिर ये कम ठंडा क्यों लगता है? ये सब जीरोथला पे पढ़ेंगे। भाई जीरोथला तो यही कहता ना कि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। फिर ये ज्यादा ठंडा क्यों लगता है, ये कम ठंडा क्यों लगता है, इन सब के बारे में जानेंगे। कुछ बच्चे मुझे गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। बेटा सबको गुड इवनिंग है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, टाइम से आइए प्लीज। ओके, अब हम लोग समझते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस।
अब हम रेफ्रिजरेशन समझ रहे हैं। रेफ्रिजरेशन की ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूं, ये परिभाषा कोई साइंटिफिक परिभाषा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए है। अच्छा, ये आप समझ गए। अच्छा, तुम लोगों ने कोल्ड कॉफी तो पी ही होगी, अभी लॉकडाउन में तो सब बंद ही चल रहा है, नहीं तुम लोग कोल्ड कॉफी तो पीते ही रहे होगे। चलो बताओ, कोल्ड कॉफी में क्या क्या मिलाते हैं? सबसे पहले हम लोग मिल्क मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं ना। उसके बाद क्या मिलाते हैं? जो भी चीजें इसकी नेसेसरी हैं वो सब मिलाते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें आइस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बच्चों? आइस मिलाते हैं। आइस मतलब बर्फ के टुकड़े मिलाते हैं ना, बर्फ का वो मिलाते हैं, गोला। अब बताओ, जब बर्फ मिला देंगे, जब आइस मिला देंगे, तो कोल्ड कॉफी जो होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग पे नहीं रहेगा, वो एम्बिएंट पे नहीं रहेगा, वो एम्बिएंट से बिलो हो जाएगा। और एम्बिएंट से बिलो हो गया तो इस प्रोसेस का क्या नाम देंगे? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कूलिंग और रेफ्रिजरेशन में अंतर समझ गए होंगे। चाय का ठंडा होना कूलिंग है, और आपका जो कोल्ड कॉफी बनाना है वो क्या है? रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन में ये शर्त है कि टेम्परेचर कहां जाना चाहिए? एटमॉस्फेरिक के बिलो, और कूलिंग में एटमॉस्फेरिक के बराबर। अगर बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है। ये तो आपको केवल दिमाग में समझाने के लिए था। जल्दी से बताइए। चलिए भाई, थम्स अप करके बताए। समझ गए। ओके, अब आ जाओ बच्चों। अब हम लोग इसकी उस डेफिनेशन पे आते हैं जो डेफिनेशन आपकी किताबों में लिखी रहती है। जैसे जैसे आप समझते जाएं, जैसे जैसे आप इंजॉय करते जाएं, केवल आपको एक काम करना है कि आपको थम्स अप करना है, बस। लिखा है, रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग। रेफ्रिजरेशन इज द साइंस ऑफ मेंटेनिंग। रेफ्रिजरेशन कैसा साइंस है? मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग्स। ध्यान से समझिए। रेफ्रिजरेशन की परिभाषा को समझने के लिए 3 शब्दों पर ध्यान देना है आपको। कितने शब्दों पे बेटा? 3 शब्दों पे। पहला शब्द क्या है? मेंटेनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। आज वो मैजिक दिखाने जा रहा हूं आरएसी में जो किसी किताब में नहीं मिलने वाला, और आप इस लेवल पे पढ़ाने जा रहा हूं। यू कैन टीच समवन। आप भी आरएसी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहला शब्द जो आपको ध्यान देना है वो देना है मेंटेनिंग। क्या देना है? मेंटेनिंग मतलब मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब समझते हो? मेंटेन का मतलब है सिर्फ प्राप्त नहीं करना है। रेफ्रिजरेशन में ध्यान से समझो, एक एक शब्द में बहुत ही गूढ़ अर्थ छुपे हुए हैं। ध्यान से समझो। रेफ्रिजरेशन कौन सा प्रोसेस है बच्चों? रेफ्रिजरेशन वो है जहां आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। कहां मेंटेन करना है? एटमॉस्फेयर से बिलो। अब देखना, मेंटेन करना और अचीव करना ये 2 अलग अलग बातें होती हैं डियर। मेंटेन करना इज डिफरेंट थिंग एंड अचीव करना इज डिफरेंट थिंग। आपने कुछ अचीव कर लिया वो अलग बात है, और आपने मेंटेन किया वो अलग बात है। मान लीजिए कहीं हमारा ये स्टोरेज स्पेस है, ये हमारा स्पेस है। ध्यान से समझो बात को। ये व्हाइट कलर सही दिख रहा है ना? व्हाइट कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा। मान लो बेटा ये स्पेस है, और इसका टेम्परेचर हम क्या चाहते हैं? बिलो एटमॉस्फेरिक। हमें क्या करना है? बिलो एटमॉस्फेरिक। इन विच प्रोसेस? इन द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। हमें इस स्पेस का टेम्परेचर, इस कमरे का ही तापमान मान लो, आपके घर में फ्रिज होता है उसका तापमान मान लो, ये स्पेस जो है, ये जो स्पेस है, हमें इसका टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक चाहिए।
लेकिन बेटा केवल बिलो एटमॉस्फेरिक चाहिए ही नहीं, बल्कि बिलो एटमॉस्फेरिक पे मेंटेन करना है। इस शब्द को जो ध्यान नहीं दिया वो समझिए सबसे बड़ा बेवकूफ है, उसको आरएसी नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले इस शब्द पे ध्यान दीजिए। आरएसी में जो बिलो एटमॉस्फेरिक, जो टेम्परेचर लोअर देन एटमॉस्फेरिक जो पाना है ना, उसको मेंटेन करना है बच्चों, मेंटेन करना है। मेंटेन क्या करना है? मेंटेन करना है। मेंटेन का मतलब समझते हैं? घर में फ्रिज खोलते हैं, फ्रिज सुबह 7 बजे फ्रिज खोला, ठंडा है, 10 बजे खोला, ठंडा है, 12 बजे खोला, ठंडा है, 4 बजे खोला, ठंडा है, रात में 10 बजे खोला, ठंडा है। फ्रिज, आप फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखता है यार। वो ऐसा नहीं कि कम किया कम किया और फिर ज्यादा हो गया। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द टेम्परेचर बिलो द एटमॉस्फेरिक एज वेल एज इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो एटमॉस्फेरिक। केवल टेम्परेचर को नीचे नहीं करना है बल्कि उसे मेंटेन करना है। यह शब्द, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द एटमॉस्फेरिक। ये प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेशन। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। बोलो यार, थम्स अप करके बताओ बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो हम लोग को रेफ्रिजरेशन में जो टेम्परेचर मेंटेन करना है, रेफ्रिजरेशन का मतलब ही है, रेफ्रिजरेशन का मतलब ही है कि टेम्परेचर मेंटेन करना है बिलो एटमॉस्फेरिक। और क्या करना है? मेंटेन करना है। मेंटेन क्या करना है? मेंटेन करना है। आपने कहा सर आप इस मेंटेन पे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मेंटेन से जुड़ी और कुछ बातें हैं क्या? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप कॉन्टिन्यूअस एफर्ट चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रभाव चाहते हैं। भाई मैंने कहा ना, फ्रिज आप खोलो, सुबह खोलो, दोपहर खोलो, शाम को खोलो, रात को खोलो, फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर आप मेंटेन चाहते हैं, इसका मतलब आप क्या चाहते हैं? कॉन्टिन्यूअसली चाहते हैं, उस प्रभाव को लगातार चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रभाव चाहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रभाव चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कॉन्टिन्यूअस। और थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, जान लीजिए आज से, अगर आप कुछ भी कॉन्टिन्यूअस चाहते हैं, अगर आप कुछ भी कॉन्टिन्यूअस चाहते हैं, तो वो कभी भी किसी प्रोसेस पे काम नहीं करेगा। वो किस पे काम करेगा? साइकिल पर काम करेगा। मैं कड़ियों को जोड़ रहा हूं बेटा, आपस में कड़ियों को जोड़ रहा हूं, और आखिरी में जब कड़ी एक से एक कड़ी जुड़ जाएगी तो आपको मजा आ जाएगा। मैं सारी बातों को आप देखिएगा ध्यान से कि मैं क्या बोल रहा हूं कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। मेंटेन का मतलब है जो प्रभाव वहां पर मिलेगा, मैं फिर से लिख रहा हूं, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक लिखूंगा। मेंटेन का मतलब है कि हमें कैसा प्रभाव चाहिए बच्चों? कंटिन्यूअस प्रभाव चाहिए, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस प्रभाव तभी मिलता है जब कोई चीज साइकिल पर ऑपरेट की जाती है। अगर प्रोसेस पे ऑपरेट करेंगे तो कंटिन्यूअस प्रभाव नहीं मिलेगा। इसीलिए तो रेफ्रिजरेशन में क्या पढ़ते हो तुम लोग? वीसी साइकिल। क्या पढ़ते हो? वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। कभी सोचा कि साइकिल ही क्यों पढ़ते हैं, प्रोसेस क्यों नहीं पढ़ते हैं? वेपर कंप्रेशन प्रोसेस क्यों नहीं होता? वेपर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्यों नहीं होता? ये साइकिल ही क्यों पढ़ते हैं? साइकिल इसलिए पढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि साइकिल पढ़ेंगे तो साइकिल हमें कंटिन्यूअस प्रभाव देगा, और कंटिन्यूअस प्रभाव के द्वारा ही हम किसी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। आवर इंटेंशन इज टू मेंटेन द टेम्परेचर। सारी बातें अगर एक दूसरे से जुड़ गई हों और आपने एंजॉय किया हो तो थम्स अप करके मुझे बताइए कि आपको मजा आया। मैं पानी पी के फिर से आ रहा हूं, स्टार्ट करता हूं। समझ में आया सबको?
कि रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है? मेंटेन द टेम्परेचर। मेंटेन का मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रभाव। कॉन्टिन्यूअस प्रभाव कब मिलेगा? जब साइकिल पे ऑपरेट करोगे। प्रोसेस पे ऑपरेट करने पर कॉन्टिन्यूअस प्रभाव नहीं मिलेगा। जब साइकिल पे ऑपरेट करोगे तभी कॉन्टिन्यूअस प्रभाव मिलेगा। और इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बोलो, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ा जाए। बोलो यार, आपके कमेंट्स बता रहे हैं मुझे कि हाँ आपको बातें समझ में आ रही हैं। शेयर कर दो बेटा, शेयर कर दो सब लोग एक बार जरा। ठीक है, ये संख्या 22-25 की संख्या के लिए मैं यूट्यूब पे नहीं आया हूं। ठीक है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, 50-100 ले जाओ ताकि मजा आए। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि हमें टेम्परेचर चाहिए। कैसा टेम्परेचर चाहिए? लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर चाहिए। और सिर्फ टेम्परेचर को प्राप्त नहीं करना है बल्कि उसे मेंटेन करना है। मेंटेन समझते हैं ना? मेंटेन करना है। मेंटेन मतलब सुबह दोपहर शाम जब भी हम उसको चाहते हैं वो लगातार रहे। समझ में आया? एक स्टूडेंट ने हमसे कहा, सर इस बात को थोड़ा सा थर्मोडायनामिक तरीके से समझाइए। देखना थे जरा बात को। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने कहा, कोई भी मेरा स्टूडेंट है, मान लो सरजू प्रसाद, बिरजू प्रसाद, अच्छे लाल, बड़े लाल, रामलाल, कोई भी है। उस व्यक्ति ने कहा, सर ठीक है ये बात हम आपका समझ गए, लेकिन सर थोड़ा इसको थर्मोडायनामिक तरीके से समझाइए कि अगर हम प्रोसेस पर ऑपरेट करें तो क्या दिक्कत आएगी? साइकिल पर ही क्यों ऑपरेट करना है? जरा इस बात को समझाइए। आइए समझते हैं जरा इस बात को। आइए हम लोग समझते हैं कि हमें साइकिल पर ही क्यों ऑपरेट करना है, हम प्रोसेस पर ऑपरेट क्यों नहीं कर सकते? हमें साइकिल पर ही क्यों ऑपरेट करना है, हम प्रोसेस पर ऑपरेट क्यों नहीं कर सकते? हमको यह जानना है। देखो जरा, चलो प्रोसेस की बात करते हैं और यहां साइकिल की बात करेंगे। चलो प्रोसेस की बात करते हैं। चलो मान लो ये आपका स्पेस है, ये आपका स्पेस है जहां का टेम्परेचर आपको कम करना है। ठीक है ना? ये स्पेस है जहां का टेम्परेचर आपको कम करना है। अच्छा मुझे बताओ, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर है। अच्छा भाई, अभी साइकिल को हटा देते हैं, पहले इसको समझ लें। अब मुझे बताओ, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा, इस तरह से कभी कहीं मिलेगा नहीं। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेस का कितना होगा? यहां का भी 30 होगा भाई। जो तापमान यहां होगा वही तापमान यहां होगा। टेम्परेचर तो बराबर ही होगा ना भाई। जो जैसा सराउंडिंग है वैसा स्पेस भी होगा। आपका उद्देश्य क्या है बच्चों? आपका उद्देश्य है कि इस स्पेस में आपको रहना है, या इस स्पेस में आपको अपनी सब्जियां रखनी है, या आपको कोल्ड ड्रिंक रखना है, या जो भी आप सेवन करते हैं उसको रखना है आपको यहां पे। तो आप क्या करेंगे? इस स्पेस के तापमान को कम करेंगे। आप चाहते हैं कि इस स्पेस का तापमान कम हो जाए। हमने कहा आप कितना करना कम चाहते हैं? आपने कहा सर हम चाहते हैं कि इस स्पेस का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो बताओ कैसे करेंगे 5 डिग्री सेंटीग्रेड? आप एक काम कर सकते हैं कि यहां से हीट बाहर निकालेंगे। बोलो यार, अगर यहां से हीट बाहर जाएगा, तो ये टेम्परेचर कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कम होगा। हीट बाहर निकलता गया, चलो मान लिया टेम्परेचर कितना हो गया, हीट बाहर निकल गया, चलो मान लिया टेम्परेचर कितना हो गया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने हीट बाहर निकाला तो टेम्परेचर कितना हो गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बेटा एक बात समझना, यहां पर हमने प्रोसेस अपनाया है, हमने कोई साइकिल नहीं ली। प्रोसेस का मतलब है कि यहां का तापमान अब 5 है
और सराउंडिंग का 30 है। आपने कहा सर ये हीट बाहर जा रही है तो सराउंडिंग के तापमान को कुछ बढ़ा देगी, सर 30 से कुछ ज्यादा कर देगी। हमने कहा चलो मान लो 30 ही है, 30, 30.5, 31 जो भी 30 ही है सर, लगभग 30 है। अब मुझे बताओ, हमने साइकिल नहीं अपनाया, हमने प्रोसेस अपनाया है। हमने साइकिल नहीं अपनाया, हमने प्रोसेस अपनाया है। अब मुझे बताओ स्थितियां क्या हैं, मुझे बताओ स्थितियां क्या हैं। स्थितियां ये हैं बेटा कि बताओ स्थितियां क्या हैं। अब स्थितियां ये हैं बेटा, मुझे बताओ स्थितियां क्या हैं। स्थितियां ये हैं कि देखो यहां का तापमान है 30 और यहां का तापमान है 5। मुझे बताओ हीट की प्रकृति होती है, हीट की प्रकृति होती है कि वो हायर से लोअर की तरफ भागता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो यहां का टेम्परेचर, यहां की हीट ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू होगी। यानी जो आपने प्रोसेस अपनाया था, जिस प्रोसेस के तहत आपने इसको 30 से 5 पे पहुंचाया था, वो सारा करना धरना बेकार हो गया। क्योंकि हीट की प्रकृति है, हीट की प्रकृति है कि हीट हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो देखो ये हायर है, ये हायर टेम्परेचर हो गया ना बच्चों, ये हायर है। और ये टेम्परेचर कैसा है, ये लोअर हो गया। लोअर किसने किया था, आप ही ने तो किया था। कैसे करे थे, प्रोसेस से ही तो करे थे। लेकिन प्रोसेस से करने से कोई फायदा नहीं है, प्रोसेस से करने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि देखो ये हायर पे हो गया, ये लोअर पे हो गया और इधर से हीट फिर फ्लो करना शुरू करेगी और फ्लो करते करते फिर इसको कहां पहुंचा देगी, 30 पे पहुंचा देगी। फिर भी इसका 30 और फिर इसका 30, दोनों का 30-30 हो जाएगा और आपका करना धरना सब बेकार हो जाएगा। आपका करना धरना बेकार क्यों हो गया, क्योंकि आपने किसको अपनाया था, प्रोसेस को। प्रोसेस पे टेम्परेचर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्राप्त तो हो जाएगा लेकिन मेंटेन नहीं रह पाएगा। अगर मेंटेन करना है तो साइकिल की जरूरत पड़ेगी बच्चों, मेंटेन रखना है तो साइकिल की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस पे क्यों नहीं हो पाएगा, इट नॉट मेंटेन द सेम टेम्परेचर। प्रोसेस पे क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने कम कर तो दिया लेकिन फिर देखिए ये हायर से लोअर फ्लो हो जाएगा ना। प्रोसेस पे क्यों नहीं हो पाएगा, साइकिल पे क्यों होगा। ये बात अगर पकड़ में आ गई हो तो थम्स अप करके मुझे बताइए। ठीक है ना। तो प्रोसेस पे आप प्राप्त तो कर लेंगे लेकिन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सॉरी रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्यों नहीं पढ़ते, आप बोलिए प्रोसेस के द्वारा, आप बोलिए क्या बोलेंगे, प्रोसेस के द्वारा हम बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को प्राप्त तो कर सकते हैं, मेंटेन नहीं कर सकते। मेंटेन क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। बताइए भाई, प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर सकते। मेंटेन क्यों नहीं कर सकते हैं ये हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। ओके, साइकिल से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, और साइकिल से कैसे मेंटेन करेंगे उस पे हम अब चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बातें यहां तक समझ में आ गई हैं। चलिए भाई, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब मुझे लगता है कि रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन आप लोग समझ गए ना। अब तो किसी को डाउट नहीं है, अब तो किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में हम क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को प्राप्त करते हैं और उसे मेंटेन रखते हैं। बच्चों क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। अच्छा, तो मान लो जैसे कोई स्पेस है, तो स्पेस से हीट हमें बाहर निकालनी है, और किस तरह से निकालनी है कि मेंटेन रहे। मेंटेन के लिए साइकिल का यूज करेंगे। तो हीट बाहर निकालेगा कौन, कोई तो होगा ना जो हीट को बाहर निकालेगा।
तो जो हीट को बाहर निकालेगा वो सब्सटेंस जो हीट को बाहर निकालेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट्स। क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट्स। समझ में आया ना? तो ये दोनों शब्दों से आपका परिचय हुआ कि नहीं? एक आपका प्रोसेस है, रेफ्रिजरेशन जो है ना वो टेक्निक है। वो क्या है? टेक्निक है, जिस टेक्निक के द्वारा आप टेम्परेचर अचीव करते हैं बिलो एटमॉस्फेरिक। और ये रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट वो सब्सटेंस है। रेफ्रिजरेंट क्या है? रेफ्रिजरेंट वो सब्सटेंस हैं, वो पदार्थ हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकेंगे। ये स्पेस है ना बेटा, देखो ध्यान से समझो यार, ये स्पेस है, ये स्पेस है बेटा। यहां का तापमान हमें डाउन करना है तो यहां से हमें हीट बाहर निकालनी पड़ेगी ना। वो सब्सटेंस जो इस हीट को बाहर निकालते जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट्स। और वो प्रोसेस, वो टेक्निक जिसके द्वारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस, वो टेक्निक, वो प्रोसेस जिसके द्वारा बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्राप्त किया जाता है उसे हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। रेफ्रिजरेशन क्या है और रेफ्रिजरेंट्स क्या है? अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आप मुझे थम्स अप करके बताइए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आपको थम्स अप ही करना है, आपका थम्स अप मुझे बताएगा कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या फिर ऐसे ही आप बैठे हैं। समझ में आ रही हैं? ठीक है ना, मैं कमेंट देख लेता हूं एक बार। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं। रेफ्रिजरेंट्स क्या होते हैं मैंने यहां लिख दिया है। क्या होते हैं रेफ्रिजरेंट्स? ध्यान से पढ़िए। द सब्सटेंस, रेफ्रिजरेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं विच टेक्स द हीट फ्रॉम द सिस्टम एंड थ्रो मतलब फेंकना, दिस हीट इनटू द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेफ्रिजरेंट्स। देखो ये हमारा स्पेस है, ध्यान से देखो, ये हमारा स्पेस है, यहां से हीट बाहर निकाला और बाहर फेंक दिया। तो ये जो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो इस काम को करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेंट्स कहेंगे। अच्छा भाई, अब ये जो चीज पूरी होनी है, हीट को लेना, बाहर निकालना, ये जो पूरी चीज होनी है ये एक साइकिल पे होनी है। देखो इतने प्रकार के रेफ्रिजरेंट पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। इतने प्रकार के रेफ्रिजरेंट होते हैं, अमोनिया है, एयर है, SO2 है, CO2 है, वाटर है, फ्रियोन्स हैं। आपने कहा सर ये फ्रियोन्स क्या होते हैं? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फ्रियोन्स पे पूरी एक क्लास पढ़ाऊंगा। और ये इन सब जितने रेफ्रिजरेंट्स आपके सामने लिखे हैं इन सबका नॉमेनक्लेचर भी बताऊंगा कि इनका नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है ना, तो इन सबका नाम भी सिखाऊंगा। अभी केवल उदाहरण दे दिया कि इतने प्रकार के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। इसमें कुछ रेफ्रिजरेंट्स ऐसे भी हैं जो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है ना, तो फिर उनको कैसे हम यूज करेंगे उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है बच्चों, अभी आप पहुंचो तो वेपर कंप्रेशन साइकिल तक। आप वेपर कंप्रेशन साइकिल तक पहुंचते पहुंचते उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप किसी को पढ़ा सकते हैं RAC। ठीक है ना, तो आगे बढ़ा जाए। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अभी आप कह रहे थे कि रेफ्रिजरेशन जो है, सर अभी आप कह रहे थे कि जो रेफ्रिजरेशन है वो प्रोसेस पे नहीं काम करता, वो प्रोसेस पे काम नहीं करता है, वो साइकिल पे काम करता है। अभी सर आप कह रहे थे कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस पे नहीं काम करता है, साइकिल पर काम करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रोसेस पे नहीं काम करता तो साइकिल पे काम करता है। कैसे साइकिल पे काम करता है, जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। जरा हम लोग इस बात को समझते हैं कि किस तरह से रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट करते रहिए, आपको वो थम्स अप करते रहिए ताकि मुझे लगे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, और बच्चों की संख्या काफी कम है तो आप लोग उसको बढ़ाइए। चलो मान लिया ये कहां है? सराउंडिंग। ये क्या है? मान लीजिए सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स कहां तक फैला है?
सब सराउंडिंग है, पूरा सराउंडिंग ही है, ठीक है ना, पूरा सराउंडिंग ही है, ठीक है ना, पूरा सराउंडिंग है। चलो यहां पे मान लिया क्या है, सिस्टम, यहां पे क्या है, सिस्टम, ये सराउंडिंग है, यहां सिस्टम है। सिस्टम माने स्पेस, सिस्टम माने, सिस्टम का मतलब है वो स्पेस जहां पर, सिस्टम माने वो स्पेस, ये वो जगह है जहां पे आप टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं, और ये सराउंडिंग है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ सर समझ में आ रही है। आपने यहां से हीट बाहर निकाला, सराउंडिंग में फेंका, ठीक है ना, और सराउंडिंग फिर हीट आपको यहां फेंक देगी, तो फिर प्रोसेस से ये चीज संभव हो नहीं पाएगा, प्रोसेस से ये चीज संभव हो नहीं पाएगा। इसके लिए हमें एक साइकिल बनानी पड़ेगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइकिल बनाना पड़ेगा। जब हम साइकिल बनाएंगे ना बच्चों, जब हम साइकिल बनाएंगे तो हम एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम साइकिल बनाएंगे तो हम एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस करेंगे, और उस डिवाइस का नाम क्या है, रेफ्रिजरेटर। क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, रेफ्रिजरेटर। शब्दों का बहुत ध्यान दीजिएगा। रेफ्रिजरेशन टेक्निक है, रेफ्रिजरेंट्स सब्सटेंस है, और रेफ्रिजरेटर डिवाइस है। चलो सब लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, रेफ्रिजरेशन टेक्निक है, रेफ्रिजरेंट्स सब्सटेंस है, और रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है। कमेंट में लिखो, क्या लिखोगे, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन इज अ टेक्निक, रेफ्रिजरेंट्स आर सब्सटेंस, बट रेफ्रिजरेटर इज अ डिवाइस। कमेंट में लिखो जरा, तब तक मैं बनाता हूं रेफ्रिजरेटर। देखो जरा, यहां पे क्या है बच्चों, यहां मान लिया हमने सराउंडिंग है, क्या है यहां पे, सराउंडिंग्स है, और यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे क्या है भाई, यहां आपका सिस्टम है, या जिसको आप लोग स्पेस कह सकते हैं, ठीक है ना, स्पेस कह सकते हैं। अब बताओ, आप यहां का टेम्परेचर कम चाहते हैं ना, सिस्टम का कम चाहते हैं, और यहां का ज्यादा चाहते हैं। तो चलो हमने मान लिया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T1, और सिस्टम का कितना है, T2, और T1 इज ग्रेटर देन T2। यही तो आपका उद्देश्य है ना, कि T1 की वैल्यू ज्यादा हो, T2 की वैल्यू कम हो चुकी, इसका डाउन करना है आपको ना। यहां 30 है, इसको 5 करना है, तो 5 करने के लिए, हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं रेफ्रिजरेटर डिवाइस है, रेफ्रिजरेशन टेक्निक है, रेफ्रिजरेंट्स सब्सटेंस है, ठीक है। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे देखो जरा, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, यहां पे हमने एक रेफ्रिजरेटर लगा दिया। क्या लगाया, रेफ्रिजरेटर। ये जो हमने देखो गोला बनाया ना, साइकिल बनाया ना, साइकिल का अर्थ है ये किस पे काम करता है, प्रोसेस पे, नहीं नहीं, किस पे काम करता है, साइकिल पे। तो जो रेफ्रिजरेटर है वो हमारा किस पे काम करता है, साइकिल पे। और ये कैसे काम करता है, जब मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब डिटेल में बताऊंगा कि हीट पंप क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या है, और आपका हीट इंजन क्या है। चलो, ये साइकिल पे काम करेगा रेफ्रिजरेटर हमारा। इसका काम क्या है, बोलो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, बोलो, इसका काम है यहां से हीट लेना। इसका काम क्या है, बोलो, यहां से हीट लेना। कहां कर देना, बाहर, बाहर फेंक देना। कहां फेंक देना, बाहर फेंक देना। बोलो भाई, इसका काम यही तो है, यहां से हीट लेना और बाहर फेंक देना। ये जो आपके सामने लाइन डायग्राम बन गया है ना, जो डायग्राम बना हुआ है, ये रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। लेकिन अभी इसमें एक कमी है। क्या कमी है, देखो जरा, ये T1 है, ये T2 है, तो यहां पे हम लोग Q1 लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2 लिख सकते हैं। जैसे ही हमने ये डायग्राम बनाया, एक लड़के ने बगावत कर दिया। उसने कहा सर ये गड़बड़ है। हमने कहा क्या गड़बड़ है? उसने कहा सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सर जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हीट का फ्लो हायर से लोअर टेम्परेचर पे होता है। सही बात है, बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हीट का फ्लो हायर से लोअर होता है। और देखिए सर, ये T1 हायर है ना, तो हीट का फ्लो तो यहां से यहां होना चाहिए। भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हीट का फ्लो हायर से लोअर होता है, तो देखो हायर तो ये है, तो ऐसे होना चाहिए ना। बोलो भाई,
ऐसे होना चाहिए ना, क्योंकि ये ज्यादा है, ज्यादा से कम होना चाहिए। लेकिन यहां तो सर लोअर से हायर हो रहा है। लोअर से हायर भी हीट का फ्लो हो सकता है बच्चों, लोअर से हायर भी हीट का फ्लो हो सकता है। बशर्ते क्या करना पड़ेगा, बशर्ते आपको इनपुट में वर्क देना पड़ेगा बच्चों, इनपुट में वर्क देना पड़ेगा। जो आपसे कहे कि लोअर से हायर हीट का फ्लो नहीं हो सकता, आप उसको कहेंगे कि बिल्कुल हो सकता है, लोअर से हायर भी हीट का फ्लो हो सकता है, बशर्ते हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट में वर्क देना पड़ेगा। तो हमने इनपुट में वर्क दे दिया, तो देखो इनपुट में हमने वर्क दे दिया। अब ये आपके सामने जो डिवाइस बनी हुई है, ये जो आपके सामने अब डिवाइस बनी हुई है, इसी को हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसी का नाम क्या है, रेफ्रिजरेटर। क्या रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सबको समझ में आ गया? बोलो भाई। अभी बहुत कुछ इसमें आज क्लास में ब्यूटीफुल चीजें बाकी हैं। तुम लोग थक तो नहीं गए और बच्चे कम हो गए? क्यों कम हो गए? नेटवर्क का इशू तो नहीं है? देख लो भाई, ठीक है ना, मुझे बताओ और शेयर कर दो चीजों को, ठीक है। अब बताओ मुझे, रेफ्रिजरेटर क्लियर हो गया? रेफ्रिजरेटर क्लियर है? रेफ्रिजरेटर में किसी को डाउट हो तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट इन द रेफ्रिजरेटर मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेफ्रिजरेटर डिवाइस के लिए, रेफ्रिजरेटर डिवाइस के लिए हम लोग सीओपी डिफाइन करते हैं। जैसे आप वहां पे डिफाइन करते थे ना, कहां डिफाइन करते थे, हीट इंजन में एफिशिएंसी डिफाइन करते थे ना, वैसे ही यहां क्या डिफाइन करते हैं, सीओपी। क्या होता है सीओपी? सीओपी क्या होता है बोलो, सीओपी क्या होता है? आइए देखते हैं जरा यहां पे सीओपी क्या होता है। आइए हम लोग सीओपी डिफाइन करते हैं। सीओपी क्या होता है बोलो, क्या होता है सीओपी? सीओपी होता है डिजायर्ड इफेक्ट। क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट मतलब आपको क्या चाहिए अपॉन एनर्जी इनपुट, और उसको पाने के लिए आप एनर्जी में क्या लगा रहे हैं, ये सीओपी होता है। ये सीओपी होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट, ये सीओपी होता है, ठीक है ना। अब बताइए यहां डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? आप डिजायर्ड क्या चाहते हैं, क्या क्या इच्छा है आपकी, क्या मंशा है? आप डिजायर्ड क्या चाहते हैं? आप डिजायर्ड चाहते हैं कि यहां से हीट बाहर निकले। बोलो यार, कितनी हीट बाहर निकल रही है वहां से? बोलो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। कितनी हीट बाहर निकाल रहे हो? Q2। कितनी हीट बाहर निकल रही है? Q2। बदले में आप उसे एनर्जी इनपुट में क्या दे रहे हैं? एनर्जी इनपुट में क्या दे रहे हैं बताइए? एनर्जी इनपुट में आप वर्क दे रहे हैं, तो W इनपुट। तो ये सीओपी हो गया। ये किसका सीओपी निकल के आ गया? ये किसका सीओपी आ गया? रेफ्रिजरेटर का। Q2 अपॉन W इनपुट, Q2 अपॉन W इनपुट, ये किसका सीओपी है बच्चों? ये किसका सीओपी आ गया? रेफ्रिजरेटर का। अब जो है आपका रेफ्रिजरेशन अब शुरू हो रहा है। अभी तो हमने बेसिक बातें करी, अब हम इसके रियल कॉन्सेप्ट पे आने वाले हैं। रियल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? आइए देखते हैं रियल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। इतना तक समझ में आ गया हो थम्स अप करके बता दो सब लोग। ये देखो वही सब सारी चीजें मैंने आपको बना दी हैं। मैंने थोड़ा सा खराब हैंड राइटिंग बनाई थी, यहाँ आपका बहुत अच्छा खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ सराउंडिंग है, यहाँ सिस्टम है। सराउंडिंग का क्या मानोगे आप? T1। और यहाँ देखो हीट कितना जा रहा है? Q1। यहाँ कितना जा रहा है? Q2। यहाँ क्या है? T2। सिस्टम लेके बाहर जा रहा है, तो ये रेफ्रिजरेटर है, और ये तभी वर्क करेगा जब इसको आप क्या देंगे? वर्क देंगे, ठीक है ना। तो ये है। अब एक नई चीज हमें समझनी है, उस नई चीज का नाम है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इसको मिटा दे रहा हूं मैं। अब हम लोग समझने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या समझने जा रहे हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट।
आज मैं आपको इसी क्लास में बताऊंगा कि RE क्या होता है, RC क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में अंतर क्या है। ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है मैं ये बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है हीट की वह मात्रा, ध्यान सुनिए, हीट की वह मात्रा जो स्टोरेज स्पेस से बाहर निकाली जाती है। हीट की वह मात्रा जो स्टोरेज स्पेस से बाहर निकाली जाती है उसे ही हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। तो मुझे बताइए कितनी हीट बाहर निकाली जा रही थी। देखिए यहां पर भी लिखा है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए यहां भी लिखा हुआ है, और इसकी परिभाषा भी मैंने शायद आपको दी होगी, मैंने इसकी परिभाषा भी आपको शायद दी होगी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है बहुत बड़ा सा। जितनी हीट आप निकाल रहे हो, जितनी हीट आप निकाल रहे हो किसी स्टोरेज स्पेस से, वही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो कितनी हीट निकाल रहे हो बताओ, यहां से जरा सब लोग बताओ कितनी हीट निकाल रहे हो तुम लोग, कितनी हीट निकाल रहे हो, यहां से कितनी हीट निकल रहा है। स्टोरेज स्पेस से Q2 हीट तो निकल रहा है। स्टोरेज स्पेस से कितनी हीट निकल रही है, स्टोरेज स्पेस से Q2 हीट निकल रही है। तो ये Q2 ही क्या हो जाएगा, ये Q2 ही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा। Q2 ही क्या हो जाएगा, Q2 ही तो RE हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है तो क्या बताएंगे आप बताएंगे जो Q2 है ना, ये Q2 यही तो आप बाहर निकाल रहे हो ना स्टोरेज स्पेस से। स्टोरेज स्पेस से जो आप बाहर निकाल रहे हो वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। तो Q2 बाहर निकाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, Q2 ही तो बाहर निकाल रहे हो आप, तो ये Q2 आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आ गया। ठीक है ना। अब बताओ जरा COP इज इक्वल टू क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है आपका Q2। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q2 अपॉन वर्क इनपुट। तो ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं कि नहीं। COP इज इक्वल टू यहां आप जो है Q2 लिखिए, चाहे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखिए, चाहे डिजायर्ड इफेक्ट लिखिए, सब चीजें बराबर ही हैं। तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका है। बोलो भाई इतनी बात समझ में सबको आ गई है तो कमेंट करके बता दीजिए तो आगे बढ़ा जाए, कमेंट करके बता दीजिए तो आगे बढ़ा जाए। कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट कर बताइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड जहां तक आप लोगों ने किया है उस पर कमेंट करिए। ओके चलिए ठीक है ना, आप लोग को दिख रहा होगा ना। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, यही Q2, कुछ अलग चीज नहीं है, Q2 ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। अब आप समझिए जरा, आपने देखा COP इज इक्वल टू आया डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट, ये आपका आया। इसके अलावा COP इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं RE, और डिजायर्ड इफेक्ट Q2 था ना, Q2 अपॉन W इनपुट, और Q2 ही RE है, तो क्या लिख सकते हैं RE बटे W इनपुट। लेकिन यार COP ना सिर्फ एक फॉर्मूला तक सीमित नहीं है, COP सिर्फ एक फॉर्मूला तक नहीं सीमित है। अब मैं COP को फिजिकली आपको महसूस कराने जा रहा हूं। नाउ यू विल फील व्हाट इज COP। और SSC JEE का एक इसरो में आया था क्वेश्चन, और SSC JEE में शायद आया है,
गेट में आया है, ईएससी में आया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो एक बार सब लोग थम्स अप कर दीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी। क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी। हम सीओपी का सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व तो देखना चाहते हैं। इसका कोई फिजिकल मतलब भी है या ये केवल फॉर्मूला है? हम देखना चाहते हैं इसका कोई फिजिकल मतलब भी है या ये केवल फॉर्मूला है। आइए देखते हैं जरा, आइए देखते हैं इसका कोई फिजिकल महत्व है या ये केवल फॉर्मूला है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, और जब आपको मजा आने लगे तो आप थम्स अप करके बताते जाइएगा। चलो, सीओपी बराबर क्या होता है बोलो? सीओपी बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है ना? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब मान लो बेटा, ध्यान से समझो जरा, मैं फिर इधर आऊंगा, ध्यान से समझो। आपको कोई एक टास्क कराना है, टास्क समझते हो ना, कोई काम करवाना है किसी से। ध्यान से समझो, आपको एक काम करवाना है, एक टास्क कराना है, और टास्क कराने के लिए आपके पास दो लोग हैं। एक का नाम है सरजू और एक का नाम है बिरजू। ध्यान से सुनना, आपको एक छोटा सा काम करवाना है। आप यहां से जेई के और एई के गेट के एससी के वो क्वेश्चन निकालने जा रहे हैं जो बच्चों को हवा नहीं लगती है। आपको एक टास्क कराना है, कोई काम कराना है, और टास्क को करने वाले दो लोग हैं, एक है सरजू, एक है बिरजू। अब बताइए, काम दोनों का समान है, दोनों को एक ही काम करने हैं, जो काम ये करेगा वो काम ये करेगा। और एक आदमी ऐसा है जो कम पैसे ले रहा है। उसी काम को करने में मान लो सरजू बिरजू है, सरजू को कम मेहनत करनी पड़ रही है और बिरजू को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो सरजू कम पैसे में वही काम कर देंगे और बिरजू ज्यादा पैसे में करेंगे। तो आप किसको चुनेंगे? सरजू को चुनेंगे कि बिरजू को चुनेंगे? सेम प्रभाव, सेम टास्क कंप्लीट करना है, सेम टास्क कंप्लीट करना है, लेकिन उसी को करने में सरजू कम वर्क ले रहे हैं, सरजू कम वर्क ले रहे हैं और बिरजू बहुत ज्यादा वर्क ले रहे हैं। तो आप किसको चुनेंगे? सरजू को चुनेंगे कि बिरजू को चुनेंगे? बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक टास्क कंप्लीट करना है हम लोग को एक टास्क कंप्लीट करना है। कभी तुम लोग गायब हो जाते हो, 16, 17, 18 आता है, कभी तुम लोग 25 पहुंच जाते हो। हाँ, तुम लोग समझ में नहीं आते हो हमको यार। बलराम कुमार योद्धा, देखिए कल जो है इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, और ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं। सोचिए, इमेजिन करिए, कोरोना वोरोना का टेंशन नहीं रहता तो कितनी उत्सव धर्मिता थी हमारे अंदर। वो गाने बजते रहते थे सड़कों पे, तिरंगे बिकते रहते हैं। हम लोग कहीं न कहीं कितने प्रभावित हैं। ठीक है ना? ठीक है, हम प्रभावित हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम किसी और काम में लगाएंगे। ठीक है, हम किसी और काम में लगाएंगे। और हमने अंग्रेजों को भगाया है यहाँ से, तो हम चाइना का वायरस भी भगाएंगे और अपनी स्वतंत्रता दिवस अगले साल हम लोग फिर से वैसे ही मनाएंगे। जो हमारी उत्सव धर्मिता थी ना, वो बड़ी प्रभावित हुई है। हम इंडियंस जो है ना, वो बड़े फेस्टिवल्स को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं, छोटे बच्चे से लेकर के बड़ा तक। तुम लोग कल जलेबी भी नहीं मिलेगी, नहीं तुम लोग जलेबी खाते थे और समोसा खाते थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जलेबी समोसा को हम लोग थोड़ा सा आज साइड कर देते हैं। लेकिन हम लोग आज क्या कह रहे हैं कि सेम टास्क सरजू बिरजू को परफॉर्म करना है। सरजू कम वर्क लेते हैं, बिरजू ज्यादा वर्क लेते हैं, तो तुम किसको प्रीफर करोगे? ऑब्वियस सी बात है कि सरजू को प्रीफर करोगे। तो अगर यहां पे हम लोग एक काम करें कि चलो आरई को हम लोग फिक्स कर देते हैं। आरई को फिक्स क्यों किया? क्योंकि आरई क्या है? ये तो कांस्टेंट है ना। बोलो भाई, ये तो कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट, काम तो फिक्स है ना, काम तो वही करना है। अगर आरई को फिक्स कर देंगे तो सीओपी क्या हो जाएगा? बोलो, तो सीओपी क्या हो जाएगा? सीओपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा डब्ल्यू इनपुट।
बोलो भाई, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं? सीओपी डब्ल्यू इनपुट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? अब सरजू बिरजू करना बंद करो, बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? सीओपी क्या है? सीओपी क्या है? डब्ल्यू इनपुट के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है मतलब कि अगर W इनपुट ज्यादा होगा तो COP कम होगा, अगर W इनपुट कम होगा तो COP ज्यादा होगा। मतलब एक दूसरे का हमेशा उल्टा रहेंगे। बोलो भाई, एक दूसरे का उल्टा रहेंगे ना हमेशा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां से मुझे बताइए, अब यहां से मुझे आप लोग बताइए कि जो वर्क है, ये वर्क जानते हो कौन सा वर्क है? ये वह वर्क है जो आप कंप्रेसर को देंगे। जिस इनपुट की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस वर्क की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सा वर्क है? ये वो वर्क है जो आप किसको देते हैं? कंप्रेसर को। कंप्रेसर को चलाने के लिए जितना वर्क देना पड़ता है, ये वही वाला वर्क है। और अगर कंप्रेसर चलेगा तो कंप्रेसर ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर कंप्रेसर चलेगा तो किससे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी से अगर कंप्रेसर चलेगा तो बिजली का बिल आएगा। बोलो यार, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, बिजली का बिल आएगा। और बिजली का जो बिल आएगा उसका संबंध किससे है? मनी से, पैसे से, मतलब कि कॉस्ट से। मनी से मतलब कि कॉस्ट से। ये पूरी बात समझ में आ गई हो, आपने एंजॉय किया हो तो आप प्लीज थम्स अप करके बताइए, ठीक है ना? देखिए, अगर आपने वर्क की वैल्यू देखिए, वर्क कौन सा है? कंप्रेसर को चलाने के लिए जो वर्क मिलेगा ये वही वाला वर्क है। वर्क किससे जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि कंप्रेसर किससे चलाओगे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, और बिल पे करना पड़ेगा तो मनी से जुड़ा हुआ है, पैसे से, अर्थात कॉस्ट से। यानी वर्क अगर ज्यादा है, अब ध्यान से समझो, अगर ज्यादा वर्क आपका कंप्रेसर अगर ज्यादा वर्क खाएगा, ध्यान से सुनो, अगर आपका कंप्रेसर ज्यादा वर्क खाएगा तो आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्च होगी। अब समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है तो एंजॉय करना। अगर वर्क ज्यादा खाएगा कंप्रेसर, देखो आपको समझ में आने लगा, आपने थम्स अप करने लगे आप लोग। अगर ज्यादा वर्क खाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा होगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा खर्चा होगी तो बिल ज्यादा आएगा, बिल ज्यादा आएगा तो मनी ज्यादा खर्चा होगा, मनी ज्यादा खर्चा होगा तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगी। यानी प्यारे बच्चों, सीओपी को केवल एक फॉर्मूला तक सीमित मत रखिए। सीओपी ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है। आपसे कोई पूछे सीओपी क्या है तो आप क्या बोलते हैं? सीओपी इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। मत बोलिए, बोलिए सीओपी टेल्स अबाउट द ऑपरेटिंग कॉस्ट। COP tells about the operating cost of the system, the running cost of the system। यहां से एक नया आपको COP का कॉन्सेप्ट मिला, मुझे लगता है ये समझ में आ गया है। अगर जितना ज्यादा COP बिजली का बिल उतना कम। ये कौन बताया? ठीक है भाई, तो इसको हम मिटा दें इसको। तो यहां से हम लोग को क्या जानकारी मिली? यहां से हम लोग को क्या जानकारी मिली कि COP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क इनपुट। बोलो भाई, सबको बात समझ में आ गई? सबको बात समझ में आ गई? कमेंट करके बताइए, सबको बात समझ में आ गई? COP किससे रिलेटेड है? वर्क इनपुट से, ठीक है ना? अगर वर्क इनपुट ज्यादा होगा तो COP कम हो जाएगा, अगर वर्क इनपुट कम होगा तो COP ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या जानकारी मिली हम लोग को?
सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी, सीओपी का महत्व क्या है, सीओपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि सीओपी वर्क इनपुट के रेसिप्रोकल होता है। और सीओपी किसके रेसिप्रोकल है, सीओपी किसके रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन रनिंग कॉस्ट, 1 अपॉन रनिंग कॉस्ट। बोलो भाई, तो जितना ज्यादा सीओपी होगा, जितना ज्यादा सीओपी होगा, रनिंग कॉस्ट उतना कम होगा ना। यानी आप क्या चाहेंगे, कैसी डिवाइस चाहेंगे आप, आपका जो रेफ्रिजरेटर हो आप क्या चाहेंगे, कैसा हो वो, उसका रनिंग कॉस्ट ज्यादा हो कि रनिंग कॉस्ट कम हो। ऑब्वियस सी बात है रनिंग कॉस्ट कम हो, और रनिंग कॉस्ट कम होगा तो सीओपी ज्यादा होगा। आप क्या चाहेंगे कि सीओपी ज्यादा हो और रनिंग कॉस्ट कम हो। बोलो भाई, यही बात मैंने शायद नेक्स्ट स्लाइड में लिखी है। मैंने देखिए क्या लिखा है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहां लिखी है, और एक क्वेश्चन भी आपके लिखा है। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए जरा, बताइए। ये क्वेश्चन गेट में आया है, ईएससी में भी आया है, और एसएससी जेई में आने वाला है। इस साल एसएससी जेई में आएगा, तो गेट और ईएससी में आ चुका है। क्वेश्चन पढ़िए और समझ में आ गया हो तो मुझे बताइए कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। अच्छा, आज ऐसे बहुत समय बाद आपकी क्लास ले रहे हैं केशव K2, ओके, लाल बहादुर यस सर, केशव K2, ओके, राम बाबू बिंद, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। थक गए हैं क्या आप लोग, तो क्लास बंद कर दिया जाए, और अगर अभी एनर्जी है तो बताइए। समझ रहे हैं ना, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने उस नजरिए से ना पढ़ा होता सीओपी को, सीओपी जनरली आप क्या बोलते हैं, आपके जनरली दिमाग में क्या होता है, जैसे सीओपी आप सुनते हैं आपको क्या लगता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। इसके आगे आप कुछ सोचते ही नहीं है कि सीओपी का रिलेशन किससे हो सकता है, रनिंग कॉस्ट से भी हो सकता है। केवल पढ़ने के तरीके पे अंतर है बेटा। जो केवल यहां तक सीमित रहेगा वो केवल वही क्वेश्चन लगा पाएगा जो एक नॉर्मल लेवल के हैं। थोड़ा सा लेवल अगर ऊपर उठा तो वो हाथ ऊपर कर देगा कि साहब हमको समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये हमारा बच्चा जो है, जो मेरा स्टूडेंट है, जो हमसे पढ़ा है, वो तो कर लेगा ना। बोलो भाई, हमारा बच्चा ये कर लेगा ना। क्या आंसर निकालेगा, हायर सीओपी। जानते हो, जो बच्चा ये सब पता ही नहीं उसको, वो तो फार्मूला खोजेगा, वो चारों ऑप्शन में फार्मूला खोज रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा, वो पगला गया, कहा रे बेकार है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारा बच्चा है वो फॉर्मूला थोड़े खोजेगा। अगर आपसे कोई पूछे सीओपी क्या है, आप कभी बोलो ही मत डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, आप बोलो सीओपी टेल्स अबाउट द रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन, ओके। क्या आंसर मिलेगा, सीओपी हायर है, इसका मतलब रनिंग कॉस्ट क्या होगा बच्चों, लोअर होगा। कैसा सिस्टम आपको चाहिए, कैसा सिस्टम आपको चाहिए, मैंने लिखा है, देखिए कैसा सिस्टम चाहिए, नीचे पट्टी में लिखा हुआ है कि सिस्टम विद लोअर रनिंग कॉस्ट एंड हायर सीओपी इज डिजायर्ड। कैसा सिस्टम चाहिए, जिसकी लोअर रनिंग कॉस्ट हो और जिसकी सीओपी क्या हो, हायर हो। मुझे लग रहा है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्यों, आप मेरे सामने फिजिकली नहीं उपस्थित हैं, अपने घरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइए थम्स अप करके कि कैसा क्लास लग रहा है। अभी क्लास और कंटिन्यू किया जाए, और कुछ आपको बताया जाए, या यही कंक्लूड किया जाए, जैसा आप बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप कमेंट में बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत कुछ आपको बताना है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन भी बताना है, तो बताइए भाई, बताइए कंक्लूड कर दें आज, इसको बाद में करें या आज ही पढ़ना है। अभी 1TR के बारे में भी बात करनी है, तो आज ही करें कि बाद में करें, जैसा बताएंगे आप हम लोग वैसा करेंगे। चलिए, क्या किया जाए, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आज पढ़ना चाहते हैं कि बाद में पढ़ना चाहते हैं? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन आज ही पढ़ना चाहते हैं कि कल पढ़ना चाहते हैं, बाद में? कल मतलब कभी भी बाद में। आज पढ़ना चाहते हैं, चलिए चलिए बताइए फिर यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, बताइए। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, बताइए। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन
आइए बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ये बात करते हैं। आइए सीखते हैं आइए सीखते हैं। द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। हम जैसे ही टन सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई मास की यूनिट है या कोई वेट की यूनिट है, कोई द्रव्यमान की यूनिट है, क्योंकि ऐसा नहीं है। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं, ठीक है ना, कंटिन्यू करता हूं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको हम लोग टीआर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीआर। क्या बोलेंगे हम लोग? टीआर बोलते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन या फिर टीआर। क्या होता है ये टीआर? कैसे होता है? क्या किस चीज को हम लोग 1 टीआर बोलते हैं? आइए ये सब बातें समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 1 टीआर क्या है, व्हाट इज 1 टीआर? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। हाँ, सभी लोग शेयर करिए, जरा शेयर करिए, ठीक है ना, संख्या बढ़ाइए, 50 क्रॉस कराइए। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या है 1 टीआर? क्या है? आइए सीखते हैं 1 टीआर क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, अमाउंट ऑफ हीट नहीं, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। पेन गिरते गिरते बचा, मैंने पकड़ लिया इसको, ठीक है। ये बचपन में हम लोग जो क्रिकेट खेलते थे ना, ये उसका फायदा है, ये कैच कर लिया गया। अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रेट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ton of saturated liquid water at 0 degree centigrade into saturated ice at 0 degree centigrade in 24 hour। ये परिभाषा जो बोर्ड पे लिखी है ये समझ में नहीं आ रही होगी। आइए जरा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए जरा हम लोग इसको समझते हैं। यहां पर मान लीजिए 1 टन लिक्विड है या वाटर है और इसको हमें कन्वर्ट करना है 1 टन आइस में, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये 1 टन वाटर है और इस 1 टन वाटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? 1 टन आइस में। लेकिन ये कन्वर्जन सडन नहीं होगा, इस कन्वर्जन में 24 आवर लगने हैं। जैसे मान लीजिए कि सुबह के 9 बजे 9 AM पे ये कन्वर्जन शुरू हुआ, सुबह के 9 बजे ये कन्वर्जन शुरू हुआ, तो 9 PM पे नेक्स्ट डे 9 AM पे 24 आवर, मतलब ये नेक्स्ट डे जाएगा ना, नेक्स्ट डे। मतलब इसमें कितना समय चाहिए हमें? 24 आवर का समय चाहिए। अगर हमने आज सुबह 9 बजे कन्वर्जन शुरू किया तो अगले सुबह 9 बजे तक ये कन्वर्ट हो जाना चाहिए, यानी धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। एक बार जरा थम्स अप करके बताओ, तुम लोग हो ना, चले गए, ठीक है। 1 टन वाटर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 टन आइस में। कितने समय में कन्वर्ट करेंगे? 24 आवर में, 24 आवर में, 24 आवर में। अभी पढ़ना है ना? हाँ, तो पढ़ते रहिए। 24 आवर में, ध्यान से समझो। 1 टन वाटर है और कन्वर्ट किस में करना है? आइस में। बताओ वाटर आइस में कब कन्वर्ट होता है? वाटर को अगर हम आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर से हमें हीट को निकालना पड़ेगा, हमें हीट को निकालना पड़ेगा वाटर से। वाटर से अगर हम हीट निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कुछ समय बाद आइस बन जाएगा। बोलो भाई, ये बात पकड़ पा रहे हो ना? और जो हीट हम निकालेंगे बच्चों, ये कौन सी हीट होगी? ये लेटेंट हीट होगी। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे भाई, 1 टन वाटर है, इसे 24 घंटे में 1 टन आइस बनाना है,
सुबह 9 बजे हमने यहां इसको रखा है, अगले दिन 9 बजे हमको देखना है, तो ये आइस होना चाहिए। धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरे का पूरा जो वाटर है वो कन्वर्ट हो रहा है आइस में। तो भैया वाटर से हीट निकालोगे तभी तो आइस बनेगा, वाटर को हीट करोगे तो वेपर बन जाएगा ना। वाटर से हीट निकाल करके ही तो आइस बनेगा। तो जो हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, जो हीट निकल रही है, वो कौन सी हीट होगी? वो क्या सेंसिबल हीट होगी कि लेटेंट हीट होगी? लेटेंट हीट होगी, ऑब्वियस सी बात है। यानी कुल मिलाकर के जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, जो टीआर है, अगर हम आपसे कहें टीआर है क्या, तो आप कहोगे सर टीआर कुछ नहीं है, टीआर है लेटेंट हीट जो निकल रहा है, वो लेटेंट हीट की मात्रा और कितने समय में निकल रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए। बोलो यार, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कि टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है, तो आप बोलोगे जितना लेटेंट हीट निकल रहा है इसकी मात्रा और कितने में निकल रहा है डिवाइड कर दीजिए 24 घंटे में। क्योंकि परिभाषा देखिए, डेफिनेशन ध्यान से देखिए अगर आप, तो डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है, डेफिनेशन में हमने यहां लिखा हुआ है, आप अगर डेफिनेशन ध्यान से देखिए तो हमने यहां लिखा हुआ है, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए तो लिखा है हमने हीट ट्रांसफर रेट। क्या लिखा है हमने लिखा है हीट ट्रांसफर रेट। ध्यान से पढ़ो, हीट ट्रांसफर रेट। हीट ट्रांसफर रेट का मतलब क्या है बच्चों? हीट ट्रांसफर रेट का मतलब क्या है बच्चों? हीट अपॉन टाइम। बोलो यार, तो जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की हम लोग बात करने जा रहे हैं, तुम लोग लेटेंट हीट नहीं समझते हो क्या? जब हीट में जब हीट इन्वॉल्व इस तरह से हो कि वहां फेज चेंज हो रहा हो तो उसे लेटेंट हीट कहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है ना? तो बताओ भैया, यहां पे देखो टीआर क्या है, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है कि हीट ट्रांसफर रेट। रेट से मतलब क्या है? बटे टाइम। रेट का मतलब क्या है? अपॉन टाइम। तो हमें हीट लेना है और टाइम लेना है। और बताओ हीट कौन सी लेनी है? तुम लोग बताओ हीट कौन सी लेनी है? लेटेंट हीट। कौन सी लेनी है? लेटेंट हीट। और टाइम, लेटेंट हीट अपॉन टाइम। तो अगर टीआर को देखा जाए तो टीआर क्या हो जाएगा? टीआर क्या हो जाएगा बताओ? टीआर हो जाएगा लेटेंट हीट अपॉन टाइम। बोलो भाई, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? टीआर की वैल्यू कितनी होगी? लेटेंट हीट अपॉन टाइम। अगर हम आपसे कहें केवल टीआर डिफाइन करिए, हम आपसे कहें कि केवल आप टीआर डिफाइन करिए, हमें कुछ और नहीं समझना है, हमें समझना है टीआर क्या होता है, हमें समझना है टीआर क्या होता है। आप क्या कहेंगे? टीआर क्या होगा? हीट रिमूव्ड, बोलो यार, अपॉन टाइम। यही तो होगा। क्या इससे सहमत नहीं है आप लोग? क्या होगा टीआर? हीट रिमूव्ड अपॉन टाइम। जो हीट रिमूव्ड हो रहा है वो लेटेंट हीट है। बोलो यार, लेटेंट हीट इन्वॉल्व है। और अपॉन टाइम। बोलो यार, लेटेंट हीट क्या होता है? बोलो भाई, लेटेंट हीट क्या होता है? Q इज इक्वल टू ml। और टाइम यहां कितना दिया है? 24 आवर। टीआर तो अपने से आप निकाल सकते हैं। आसान हुआ कि नहीं? थम्स अप करके बताइए, कॉन्सेप्ट आसान लगा कि नहीं? टीआर क्या है? हीट जितना रिमूव कर रहे हैं बटे टाइम। और कौन सी हीट ले रहे हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बटे टाइम, ml अपॉन 24 आवर। बोलो यार, आसान हुआ? चलो, अगर आसान हुआ तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर आसान हुआ तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम लोग 1 टीआर निकालें बच्चों, 1 टीआर निकालें तो क्या आएगा? लेटेंट हीट अपॉन टाइम, या हीट रिमूव्ड अपॉन टाइम, ठीक है ना? लेटेंट हीट या हीट रिमूव्ड अपॉन टाइम, जो भी कह लो। तो ये ml यहां पे इन्वॉल्व होगा और टाइम कितना है? 24 आवर। अच्छा, चलो आओ जरा, हमने 1 टन लिया है ना, तो 1 टन मतलब मास की वैल्यू कितनी लेंगे बताओ? यहां पे हमने मास की वैल्यू कितनी लेनी है? यहां पे मास की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1000 kg।
1000 kg। मास की वैल्यू कितनी लेंगे? 1000 kg। एल की वैल्यू कितनी होती है? एल की वैल्यू वाटर के लिए देखोगे तो 334 के आसपास होती है, ठीक है ना? कितनी होती है? 334 होती है, 334 किलो जूल पर केजी। तो ये एम की वैल्यू हो गई, ये एल की वैल्यू हो गई। अब अगर हम 24 आवर को देखें, टाइम को देखें, अगर हम टाइम को देखें तो 24 और इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या आएगा बोलो? अगर हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो 1 TR क्या आएगा बोलो? कितना आ जाएगा बोलो? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 334 अपॉन 24 गुणित 3600। मुझे बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? ये सॉल्व करने पर कितना आएगा? चलिए सब लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, तब मैं इसमें आपको सिखाता हूं आगे। बताइए कितना आएगा? हाँ 335 भी होता है मोहित, 334 से ज्यादा होता है, 335 334 वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, उसके लिए परेशान मत हो। मुझे बताइए कितना आएगा, ये कैलकुलेट करके बताइए 1 TR की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी में? चलिए बताइए कितना वैल्यू आ रहा है? आप कमेंट सेक्शन बताएंगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। कितना आएगा? ये जो 335 334 लिया इसके लिए परेशान मत होना, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 334 होती है। 335 लोगे तब भी लगभग उतना ही आएगा। कुछ बुक्स 334 लेते हैं, कुछ बुक्स 335 लेते हैं, देयर इज नॉट बिग इशू। इसकी वैल्यू कितनी आ रही मुझे ये बताइए, मुझे बताइए 1 TR कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? 1 TR कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है मुझे ये बताइए। तब मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूं और आपको वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपने अभी सुना भी नहीं होगा। 1 TR की वैल्यू कितनी आ रही है जो कमेंट सेक्शन बताइए। 3.87 किलो जूल पर सेकेंड। अच्छा इसकी यूनिट भी लिख दी बच्चे ने, ओके। किलो वॉट आएगा ना? हाँ हीट अपॉन टाइम है तो किलो वॉट आएगा। कितनी आ रही भाई? सब लोग निकाल के जरा बताओ, सब लोग निकाल के बताओ। एक आंसर आ गया है, अनामिका सिंह ने आंसर दिया है 3.87 किलो वॉट। ये वैल्यू निकाला है सब लोगों ने। 3.5 जिन्होंने निकाला है वो गलत निकाला है, फिर से निकालिए। 3.5 निकालने वाले लोग रटा रटाया आंसर दे रहे हैं। आप कैलकुलेट करिए, 3.5 नहीं आएगा, 3.87 आएगा। 3.5 नहीं, मुझे क्या अप्रोक्स है वो नहीं चाहिए, मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा मुझे वो चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा 3.5 कहां से आया, उसका अलग कॉन्सेप्ट है। पहले ये बताइए कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है। समीक्षा जायसवाल 3.87, जो भी आएगा वो करेक्ट नहीं होगा। मोहित जायसवाल तो कितना होगा वो तो बताओ। 1 TR की वैल्यू कितनी आएगी मुझे वो जानना है। सब लोग निकालो तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल लोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 TR? 3.88। हाँ लगभग निकाला है अजय तुमने भी सही, 3.88 या 3.87 समथिंग आएगा। अगर आप 335 लोगे तो 88 आएगा, 334 लोगे तो 87 आएगा। चलिए 3.87 काफी लोग का आ रहा है। पेन नहीं है सर, पेन और कॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। कल से मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूं आप लोग के लिए। 2 अनाउंसमेंट भी है, बहुत जल्दी आपका टेस्ट सीरीज भी शुरू होने वाला है हमारे ऐप पे, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और बहुत ही जल्द आपको क्विजेस भी मिलने वाले हैं। और आपका हमारा प्रैक्टिस बैच जो हमारा है, जो हमारी प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पे हैं, वो 2 से 3 घंटे होने वाली हैं। मैं दोपहर में भी लाइव मिलूंगा और शाम को भी लाइव मिलूंगा, कोशिश करूंगा सुबह भी आपसे मिल लूं। चलिए आइए देखते हैं। जब आपने आंसर निकाला होगा, आपने कैलकुलेट किया होगा, तो 1 TR की वैल्यू आएगी
3.87 आया होगा किलोवाट। ये वैल्यू आपका कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू आएगा 3.187 किलोवाट। ज्यादातर जो बुक्स हैं मैक्सिमम जो बुक्स हैं वो क्या करती हैं मैक्सिमम बुक्स क्या करती हैं 1 TR इज इक्वल टू लिखती हैं 3.87 और 1 TR इज अप्रोक्सीमेट कर देती हैं 3.5 किलोवाट। यार भैया इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन कैसे हो गया? ये तो एकदम गलत अप्रोक्सीमेशन है। 3.87 को आप 3.5 कैसे कर सकते हैं? अरे 3.87 को आप 3.85 कर सकते हैं। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 3.85 कर दीजिए। 3.87 3.5 पे कैसे अप्रोक्सीमेट हो गया? ठीक है ना, 3.87 3.5 पे अप्रोक्सीमेट नहीं हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। और जिन लोग कुछ महान भाव ऐसे राइटर भी हैं जिन्होंने अप्रोक्सीमेट भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया 1 TR इक्वल टू 3.85। उन्होंने अप्रोक्सीमेशन का साइन भी नहीं लगाया। कई राइटर ऐसे हैं, किताब लिखी है उन लोगों ने। ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है बच्चा। 3.87 जो आ रहा है उसका कुछ अलग मतलब है, 3.5 जो आता है उसका कुछ अलग मतलब है। क्या मतलब है आइए जरा हम लोग सीखते हैं। हमें ये वैल्यू यूज करनी है 3.5। हमें 1 TR इज इक्वल टू क्या यूज करना है? हमें 1 TR यूज करना है 3.5 किलोवाट। लेकिन ये आया कहां से? ये 3.5 कहां से आया? अगर आप इसको जानना है, अगर आपको इस पर कैलकुलेशन होती है, लेकिन ये कहां से आया ये जानना है ना। क्यों इसी पे कैलकुलेशन हो रही है? हम 3.5 पर ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? वाई वी आर चूजिंग 3.5 इंस्टेड ऑफ 3.87? ये भी तो दिखने में उतना ही सुंदर लग रहा है जितना सुंदर ये है। फिर हम इसी को क्यों चुन रहे हैं? हम इसको क्यों नहीं चुन रहे हैं? माय क्वेश्चन इज व्हाई वी आर टेकिंग 3.5, व्हाई वी आर नॉट टेकिंग 3.87? बोलो भाई बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? सब लोग थम्स अप करके और यस सर लिख के बताइए, क्या मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? हम लोग 3.5 क्यों ले रहे हैं? हम लोग 3.87 क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? हमें क्यों इतनी दिक्कत है 3.87 से? 3.5 से हमें क्यों नाराजगी है? क्या आप मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब मैं आपको समझाऊंगा कि 3.5 क्यों लेना है, 3.87 क्यों नहीं लेना है। जल्दी करिए, फटाफट बताइए। क्या आप मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि हमें 3.5 क्यों लेना है, हमें 3.87 क्यों नहीं लेना है? ठीक है, हमें 1 TR की वैल्यू क्या लेनी है? हमें 1 TR की वैल्यू क्या लेनी है? हमारा आया तो है 3.87 किलोवाट, लेकिन हमें इस वैल्यू को दरकिनार कर देना है, इसको हमें नहीं लेना है। हमें 1 TR कितना लेना है? हमें 1 TR लेना है 3.5 किलोवाट। क्यों लेना है ऐसा? आइए हम इस पे बात करते हैं। आइए हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। 100 का 3.5 गुना करना आसान रहता है। अरे भाई 3.5 में या किसी संख्या में अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो उसमें आसान क्या है, डिफिकल्ट क्या है? वो तो 0 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं, आइए समझते हैं कि पूरा खेल क्या है। देखिए, जो मास का जो सिस्टम है, अगर हम लोग मास का सिस्टम देखें कि हम मास के सिस्टम को कैसे नापते हैं, मास के सिस्टम का अगर हम मेजरमेंट देखें तो मास के सिस्टम के 2 मेजरमेंट होते हैं, ठीक है ना। एक जो मेजरमेंट है वो यूके बेस्ड है, एक हमारा जो सिस्टम है वो यूके बेस्ड है, और एक हमारा जो सिस्टम है वो यूएस बेस्ड है। एक सिस्टम में हम लोग यूके बेस्ड सिस्टम हमारा है, मतलब ब्रिटिश सिस्टम है, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं इसको, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम। ये यूके बेस्ड या ब्रिटिश सिस्टम है। ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा कि हम 3.5 क्यों लेते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम है और ये अमेरिकन सिस्टम है, ठीक है ना। जो टन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप, और आपका कमेंट ही मुझे बताएगा कि आप क्लास करने में आपको मजा आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। तभी मैं इस तरह की क्लासेस और यूट्यूब पे लेके आऊंगा, नहीं तो मेरे पास इतना समय नहीं है मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊं। आप अगर चाहते हैं पढ़ाऊं तो आप शेयर करिए और आप बताइए कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग टन की बात करें,
अगर हम लोग टन की बात करें, तो अगर हम ब्रिटिश टन की बात करें, अगर हम लोग ब्रिटिश सिस्टम को लेते हैं, अगर हम लोग ब्रिटिश सिस्टम को लेते हैं तो हम लोग ब्रिटिश टन की बात करेंगे। अगर हम लोग अमेरिकन सिस्टम को लेते हैं तो हम लोग अमेरिकन सिस्टम की बात करेंगे। अगर हम ब्रिटिश सिस्टम को लें, ठीक है ना, तो ये ब्रिटिश सिस्टम जो होता है इसमें एक टन इज इक्वल टू 1000 kg होता है। कितना होता है? ठीक है ना, 1000 kg होता है। और अगर हम अमेरिकन सिस्टम को लेंगे तो यहां जो 1 टन है, यहां जो 1 टन है ये 1000 kg का नहीं होता है, बल्कि कितने का होता है? 907 kg का होता है। टन में भी अंतर है, ठीक है ना, टन में भी अंतर है। अमेरिकन सिस्टम का जो टन है वो 907 kg का होता है। कुछ किताबों में इसको शॉर्ट टन भी कहा जाता है, छोटा टन है, इसको लॉन्ग टन कहते हैं कुछ किताबों में, ठीक है। तो ये अमेरिकन सिस्टम है और ये ब्रिटिश सिस्टम है। हमने अभी ब्रिटिश सिस्टम लेकर के 1000 kg लेकर के हमने किया था काम। हमने ब्रिटिश सिस्टम यानी m इक्वल टू 1000 लिया था ना। अगर आप m इज इक्वल टू 1000 न लेकर के, अगर आप m की वैल्यू कितना लेंगे? 907। अगर आप m की वैल्यू कितना लेंगे? 907। आपको m की वैल्यू कितनी लेनी है? 907। आप उसी फॉर्मूले में फिर से लगाइए, आप उसी फॉर्मूले में m की वैल्यू 907 kg लेकर के पुट करिए, तब देखिए आंसर आपको 3.5 आ जाएगा, 3.5 किलोवाट आएगा। आप उसी फॉर्मूले में, पुराने वाले फॉर्मूले में ही, यहां जो फॉर्मूला आपने यूज किया था ना, इसी वाले फॉर्मूले में आप क्या करेंगे? आप इसी वाले फॉर्मूले में क्या करिए, बताइए कैसे करेंगे? 1TR आपको निकालना है ना, तो 1TR कितना हो जाएगा? यहां 907 लीजिए और यहां 334 ले लीजिए, 334 या 335 जो भी है, और यहां पे कितना लेंगे? 24 गुणित्ते 3600। अब अगर आप 1TR निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली 3.5 आएगा किलोवाट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? अमेरिकन टन यूज करना है। क्या करना है? अमेरिकन टन यूज करना है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि सर अमेरिकन टन ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम लोग ब्रिटिश टन क्यों नहीं यूज करते? जैकब परकिंस थे, साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने ही रेफ्रिजरेटर की खोज किया था। जैकब परकिंस नाम है जहां तक मुझे याद है, जैकब परकिंस। तो उन्होंने ही रेफ्रिजरेटर का खोज किया था और उनको फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है, ठीक है ना। मैं नाम आपको बता देता हूं जैकब परकिंस के बारे में। जैकब परकिंस थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनको फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर भी कहा जाता है। तो इसीलिए हम लोग अमेरिकन टन को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं हम लोग? अमेरिकन टन को यूज करते हैं। और अमेरिकन टन में m की वैल्यू 1000 kg नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कितनी होती है? m की वैल्यू होती है 907 kg। और अगर आप इसको पुट करेंगे तो यहां 1TR कितना आ जाएगा? 3.5 किलोवाट। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है ना। रेफ्रिजरेशन का खोज कौन किया गुरुजी? बता दिया हमने, ठीक है। बोलो भाई, यहां तक बात समझ में आया? यहां तक चीजें क्लियर हुई? चलिए, यहां तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यहां तक क्लैरिटी है? हम सब करके बताइए तो आगे बढ़ा जाए। ये सवाल लगाइए, ये क्वेश्चन लगाइए, 1TR की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से आंसर बताइए। अभी अभी मैंने बताया है, अभी मैंने बताया 1TR की वैल्यू कितनी होती है? 3.5 किलोवाट। बताइए कौन सा आंसर सही है? आंसर दीजिए फटाक से, कौन सा आंसर सही है? 1TR की वैल्यू होती है 3.5 किलोवाट। हम सब कर दिया आपने, इसका मतलब आपको क्लास में मजा आ रहा है, ठीक है। आप इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एप्पल, बेबी, कैट, डॉग। आप लोग रेफ्रिजरेशन के इतिहास में मत जाइए। मेरा जो उद्देश्य आपको था जैकब परकिंस के बारे में बताने का या टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताने का था, वो आपको इतिहास बताने का नहीं था। वो आपको इसलिए बताने का था क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आए। जब आप किसी चीज के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से जानते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है। जब आप किसी चीज का आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और वो प्रश्न आपके सामने कोई पूछ लेता है, आपको कोई कह देता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है पाताल लोक में पहुंच जाता है। तो मेरा उद्देश्य रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेंट का इतिहास बताने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा 7वें आसमान पे रहे। आप हमेशा महसूस करें कि जितना आपको पता है मैकेनिकल के सब्जेक्ट के बारे में, उतना किसी को नहीं पता है। ठीक है ना? तो 3.5 3.87 बताने का उद्देश्य यही था। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए भाई। कुछ लोग का आंसर बी पार्ट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट। बी आंसर आया है। और लोग देखिए कितना आ सकता है। बी, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। तो सी और डी बचा है, वो भी कह दो यार। उसको निराश क्यों कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, आंसर बताओ। एप्पल, बेबी, कैट, डॉग, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर भाई। जल्दी से आंसर बताइए, कितने लोग हैं, कितने, क्या आंसर सही है इसका? क्या सही आंसर है? जब भी सवाल लगाइए, जब भी सवाल लगाइए तो यूनिट जरूर चेक करिए। यूनिट नहीं चेक करते हैं आप लोग। 1 TR की वैल्यू कितनी है बताओ? 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या है? किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है ना? किलो जूल पर सेकेंड। चेक करो किलो जूल पर सेकेंड में कहीं वैल्यू मिल रही है? किलो जूल पर सेकेंड देखो कहां कहां है। किलो जूल पर सेकेंड यहां है और यहां और कहीं तो है ही नहीं। अगर यहां 3.5 लिखा होता तो आंसर सही होता, लेकिन यहां 3.5 नहीं लिखा है तो बी ऑप्शन गलत है। समझ में आया ना? बोलो यार। कुछ यूनिट और दी हुई हैं, देखो जहां किलो जूल पर सेकेंड है वहां 3.5 होना चाहिए। 3.5 वहां है ही नहीं तो गलत है। आप देखिए कुछ जगह मिनट में दिया हुआ है, मिनट में। तो मिनट में कैसे निकालोगे? क्या मिनट और घंटा मिनट में तुम लोग चेंज करना नहीं जानते हो? 1 TR इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड है, तो इसको मिनट में निकालना है बच्चों। तो क्या करोगे बताओ? मिनट में निकालना है तो क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। बोलो यार। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दोगे। जब 60 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? किलो जूल पर मिनट। और मल्टीप्लाई करोगे मुझे लगता है 210 आएगा। 210 किलो जूल पर मिनट। और ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में भी आया है, ESE में भी आया है और SSC JEE में भी आया है, इसरो में भी आया है, तमाम जगह आया है। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखिए आपको कितनी परेशानी हुई। तो कोशिश करिए ये परेशानियां आपको ना हो, तब मजा आएगा ना। समझ में आया? अगर सबको समझ में आ गया हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। सबको समझ में आ गया हो थम्स अप करके बता दीजिए। फिर इस क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं, लास्ट कॉन्सेप्ट। क्लास 10 मिनट की और है और 10 मिनट में आप एंजॉय करने वाले हैं कि 10 मिनट में कुछ नई नई चीजें आपको मिलने वाली हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बताइए आपको क्लास समझ में आ रही है, मजा आ रहा है आपको? बोलो यार। थम्स अप करके मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग इसमें लास्ट के 10 मिनट और पढ़ते हैं जरा। चलिए, 2 टर्म होते हैं बेटा, हमें उन दोनों टर्म्स को सीखना है।
अच्छा एक क्वेश्चन और कर लो जरा, जरा ये क्वेश्चन बता दो फिर सीखते हैं। जरा ये क्वेश्चन भी बता दो, जरा ये क्वेश्चन भी बता दो फिर सीखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ जरा, क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बावन लोगों तक पहुंचा है, लाइक्स कितने हैं? तुम लोग मेरा वीडियो लाइक नहीं करते हो क्या यार? लाइक्स बहुत कम है। कितने लोग लाइक नहीं किए? जो फटाफट लाइक करो सब लोग। बताओ, इतनी मेहनत की जा रही है, तुम लोग लाइक भी नहीं करते हो। बताओ, यही होगा आप? इसका आंसर बताओ। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, डी आंसर है। बता दिया, मणि प्रकाश कुशवाहा ने बता दिया। लाइक करिए, शेयर करिए इसको। जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है आप ऑनेस्टली बताइए। मेरे तो सामने आप हैं भी नहीं, मेरे मुंह पे नहीं बताना है। ऑनेस्टली बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट इस तरह से कहीं आपको मिले हैं आज तक? यूट्यूब के आप वीडियो लेक्चर छांट लीजिए, इस तरह से आपको नहीं मिलने वाला। तो शेयर करिए बेटा, और लाइक करिए वीडियो को, और इसको शेयर करिए। आइए हम लोग दो कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। दो टर्म होता है, ठीक है? दो टर्म होता है। एक टर्म को आप लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और दूसरा टर्म होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ठीक है ना? एक टर्म है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और दूसरा है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। और बच्चों में ये खूब सारा कंफ्यूजन होता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है। इस कंफ्यूजन को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज दूर कर दिया जाए कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है। आइए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है। थोड़ी देर पहले हमने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को पढ़ा था और हमने बताया था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कुछ और नहीं है बल्कि किलो जूल पर केजी में हीट की मात्रा है। समझते जाओ, थम्स अप करते जाओ। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हीट की वैल्यू है किलो जूल पर केजी में। किलो जूल पर केजी में अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टोरेज स्पेस इज नोन एज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इसकी वैल्यू किसमें नापेंगे हम लोग? किलो जूल पर केजी में। अब आपसे कहा जाए कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, अब आपसे कहा जाए कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, बोलो भाई। ठीक है, आपसे अगर कहा जाए संगम गैलेक्सी बाय द संगम इलाहाबाद, ग्रेट जॉब सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है प्रवीण सर, थैंक यू। आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे जो टेक्निकल के बच्चे हैं, अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो प्रवीण सर की क्लास सुबह चलती है यूट्यूब के इसी चैनल पे। सुबह सर 8 बजे से है ना पंकज जी? प्रवीण सर क्लास 8 बजे से है ना? मॉर्निंग में 8 AM पे क्लास चलती है। प्रवीण चतुर्वेदी सर पढ़ाते हैं आपको मैथ्स। शानदार मैथ्स की क्लास पढ़नी हो तो सुबह 8 बजे लाइव हो जाया करो तुम लोग। और रीजनिंग की क्लास 10 बजे चलती है। तो अगर आपको नॉन टेक विषय भी पढ़ने हैं तो भी आपको मेक माई करियर पे मिल जाएगा। और प्रवीण चतुर्वेदी सर, आशीष पांडे सर मैथ्स रीजनिंग पढ़ा रहे हैं आपको। आप सुबह भी क्लासेस देख सकते हैं। नॉन टेक पूरा आपको बेहतरीन ढंग से मिलेगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, किलो जूल पर केजी में हीट की वैल्यू। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, किलो जूल पर सेकेंड। ध्यान समझना, किलो जूल पर सेकेंड वो हीट की वैल्यू है पर यूनिट मास पे, और ये हीट की वैल्यू है पर यूनिट टाइम पे। ध्यान से समझना, ये वैल्यू क्या है? पर यूनिट मास। ये वैल्यू कैसी है? पर यूनिट मास। और बच्चों ये वैल्यू कैसी है? पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। सिर्फ 5 मिनट क्लास बची है, सिर्फ 5 मिनट। लेकिन ये 5वां जो मिनट होगा इस क्लास का ना, वो आपके अंदर एनर्जी डाल देगा। ऐसा कुछ मिलने जा रहा है आखिरी 5 मिनट में। आप समझिए, ये पर यूनिट मास है, ये पर यूनिट मास है। पांडे जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहां देखिए पर यूनिट मास है
और ये पर यूनिट टाइम है। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट पर यूनिट मास एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर द वैल्यू ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टोरेज स्पेस इन द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। अरे भाई रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या पढ़ते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में हीट को ही तो रिमूव करना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस पर यूनिट मास एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस पर यूनिट टाइम। तो यहां पे डिवाइड बाय सेकंड कर दिया, यहां क्या कर दिया, केजी कर दिया। थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं? चलो अब यहां से मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अब आपको आनंद आएगा। अब मैं यहां से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं और उस टर्म का नाम क्या है? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होता है बच्चों? मास फ्लो रेट क्या होता है? कोई बताएगा? आप में से कोई बताए कि मास फ्लो रेट क्या होता है? व्हाट इज मास फ्लो रेट? एम डॉट बोलो भाई। एक स्टूडेंट ने कहा सर देखिए रेट का मतलब है कि टाइम की बात हो रही है, यानी केजी पर सेकंड की बात हो रही है। बोलो भाई मास फ्लो रेट क्या है? केजी पर सेकेंड। ये तीनों को भी मैं जोड़ दूंगा, अभी मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तब इसका मजा आएगा आपको। ध्यान से देखना, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है किलो जूल पर केजी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है किलो जूल पर सेकेंड, और मास फ्लो रेट क्या है? मास फ्लो रेट है एम डॉट केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। बोलो यहां तक बात समझ में आई है? बोलो भाई यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। केजी पर सेकेंड। अब देखो जरा, अब जरा देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आके देखो जरा। चलो देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूं। चलो तुम लोग बोलोगे अब मजा आ जाए तो थम्स अप करके बताना, अगर मजा आ जाए तो। सब लोग का थम्स अप चाहिए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है बच्चों? किलो जूल पर केजी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है बच्चों? किलो जूल पर सेकेंड। मास फ्लो रेट क्या है डियर? मास फ्लो रेट क्या है भाई? केजी पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा? देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, अब मैं सिखा रहा हूं आपको कि क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन बनता कैसे एग्जामिनेशन में। वहां से स्क्रैच लेवल से शुरू किया मैंने पढ़ाना और आपको उस लेवल पे ले जा रहा हूं, चाहे ईएससी दे रहे हो, गेट दे रहे हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हो, रेलवेज हो, कोई एग्जामिनेशन हो, एक क्वेश्चन भी अगर मेरे नोट से बाहर चला गया, पढ़ाई हुई चीजों से बाहर चला गया तो आप बताइएगा। बशर्ते आप पढ़िए, प्रैक्टिस आपको करना है बेटा, मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है। नोट समझिए। चलिए हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में आइए आरई में मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए मास फ्लो रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए मास फ्लो रेट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं आरई से, ठीक है ना। आइए हम लोग मास फ्लो रेट में आरई से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? एम डॉट आएगा मल्टीप्लाइड बाई आरई। ध्यान से देखना क्या आने वाला है, ध्यान से देखना क्या आने वाला है। अभी आपके सामने बिल्कुल मैजिक आने वाला है। एम डॉट का मतलब क्या है बच्चों? किलो जूल पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई आरई क्या है बोलो? किलो जूल पर केजी। देखो केजी से केजी मर गया, क्या बचा? किलो जूल पर सेकेंड। और किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है? बोलो किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है? आरसी। तो क्या आ गया? आरसी। यानी अगर आप आरई में अगर मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो आरसी के बराबर बन जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं?
मजा आया हो तो जरा एक बार थम्स अप करके बताइए। यहां से एक नया फॉर्मूला जन्म लिया। क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना कि मास फ्लो रेट में आरई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? आरसी बन जाएगा। बोलो भाई, मास फ्लो रेट में हमने देखो मल्टीप्लाई कर दिया, मास फ्लो रेट में हमने आरई से मल्टीप्लाई किया तो आखिरी में क्या बन गया? आरसी बन गया। बोलो सब लोग समझ में आया? बोलो भाई, थम्स अप करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, बोलो भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। यानी क्या फॉर्मूला बना यहां से? फॉर्मूला क्या बना बताओ? फॉर्मूला ये बना कि m डॉट मल्टीप्लाइड बाई आर ई इज इक्वल टू आर सी। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। और ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है। क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में आने लायक क्वेश्चन है, किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है यार। जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है वो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उनको गेट एसएससी से अलग मत करिए, एसएससी जेईई के हिसाब से मत तौलिए आप उनको। कोई भी क्वेश्चन अच्छा जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है ना? कैसे क्वेश्चन पूछेगा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा बताएं? कैसे पूछेगा? पूछ लेगा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? पूछ लिया कौन सा ऑप्शन सही है। ए पार्ट मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई आरसी इज इक्वल टू 1। बी पार्ट दे दिया मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाई आर ई इज इक्वल टू आर सी। सी पार्ट दे दिया आर ई इज इक्वल टू आर सी। डी पार्ट दे दिया नन। कौन सा पार्ट सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? टेल मी द आंसर गाइज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्लीज टेल मी द गाइज द करेक्ट आंसर। ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ठीक है ना? ऐसे पढ़िए कि टॉप करिए एग्जामिनेशन में, मनचाही सीट ले जाइए। कुछ भी कठिन नहीं है बच्चों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बस ट्राई करना है आपको, मेहनत करनी है। ठीक है? जितना मैं कर सकता हूं मैं आपको दे रहा हूं, यूट्यूब पे भी हर जगह। द करेक्ट ऑप्शन इज बेबी। आप जाके कभी पूछिएगा जो लोग आपके साथ और प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्या उन्हें ये सारी बातें पता हैं? नहीं पता है। और फिर वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बच्चे कहते हैं कि कुछ कठिन पूछ लिया। कठिन नहीं पूछता, सिलेबस से ही पूछता है। पूरा सिलेबस पढ़ाया नहीं जाता है उन लोगों को। जब पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन चाहे जहां से आ जाए आप निकाल के ले जाएंगे। तो आज आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मुझे लगता है आज की क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय किया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं अच्छी लगी, खराब लगी तो भी लिख दीजिए कि बहुत बेकार लगी। जो भी लगी ईमानदारी से ऑनेस्ट रिप्लाई करिए। जीवन में भी ईमानदार बनने की कोशिश करिए। और आपसे विदा लेना है। अब हम लोग कल की क्लास रहेगी या नहीं रहेगी इस पे संशय है। जहां तक उम्मीद है क्लासेस कल और परसों 2 दिन आपको नहीं मिलेंगे शायद, या हो सकता है रहे भी। जैसा भी होगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग ऐड हैं मैं उनको सूचना दे दूंगा। जो लोग नहीं भी ऐड हैं मुझसे, जो लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं ऐड हैं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है ना? मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ये मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है ना? ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो आपको सूचना मिल जाएगी। यहां से क्लास है कि नहीं है ये सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो कल क्लास है या नहीं है सारी सूचना यहां से आपको मिल जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, तब बात होगी। कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है। बड़ी मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने लड़ झगड़ करके अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल करी थी। स्वतंत्रता केवल इसलिए नहीं हासिल की गई थी कि हम जो है कुछ एक नौकरी पा जाएं,
पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाएं या अपना पेट पाल लें। स्वतंत्रता हासिल करने के पीछे जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका सबसे एक महत्वपूर्ण मकसद ये था कि हम एक अच्छे भारतीय के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे इंसान बन पाए। मैं हमेशा अपने छात्रों से भी बोलता हूं कि बहुत बड़ी चीज नहीं है इंजीनियर बन जाना, बहुत बड़ी चीज नहीं है कलेक्टर बन जाना, डीएम बन जाना, एई बन जाना, जेई बन जाना। सबसे बड़ी चीज है एक अच्छा इंसान बनना और एक अच्छा भारतीय बनना। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भी छात्र हैं, जो भी दोस्त हैं, जहां भी जुड़े हैं, वो एक अच्छे भारतीय के रूप में, एक प्राउड इंडियन के रूप में होंगे और काम कर रहे होंगे। आसपास अपने वो उस राष्ट्रभक्ति को भी फैला रहे होंगे, पॉजिटिविटी को भी फैला रहे होंगे। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग आपसे स्वतंत्रता दिवस के बाद मिलेंगे, इंडिपेंडेंस डे के बाद मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।